हेलो फ्रेंड्स, एग्री यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारी संकल्प सीरीज का डे 7 है। इस सीरीज में हम लगातार नए नए क्वेश्चंस की डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप भी हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आते ही आपको पता चल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट वाटरिंग इज नोन अस। जो पहली सिंचाई होती है उसे किस नाम से जाता है? डेल्टा, कोर, ड्यूटी या फिर पेलियो इरिगेशन। तो डेल्टा क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं। तो डेल्टा क्या होता है कि बेस पीरियड में जितनी गहराई तक हम पानी देते हैं उस डेप्थ को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि बेस पीरियड क्या होता है। तो फसल लगाने के बाद पहली सिंचाई से फसल की कटाई के पहले जो अंतिम सिंचाई के बीच का जो टाइम होता है, जो पीरियड होता है, उसको अपन बोलते हैं बेस पीरियड। तो बेस पीरियड में जितनी गहराई तक हम पानी देते हैं उसे क्या बोलते हैं? अपन उस डेप्थ को बोलते हैं डेल्टा। और हम के कोर इरिगेशन क्या होता है कि जो फर्स्ट इरिगेशन होता है उसको अपन बोलते हैं कोर इरिगेशन। और फर्स्ट इरिगेशन में जितनी डेप्थ तक पानी दिया जाता है उसे बोला जाता है कोर डेप्थ। अब ड्यूटी क्या है? तो ड्यूटी है कोई भी इरिगेशन प्रोजेक्ट है हमारा, उसका जल जो बेस पीरियड के दौरान जितने भी एरिया को कवर करता है उस एरिया को अपन क्या बोलते हैं? ड्यूटी। और पेलियो इरिगेशन क्या होता है कि सोइंग के पहले हम क्या करते हैं कि जो इरिगेशन कभी कभी क्या करते हैं कि सोइंग के पहले इरिगेशन दिया जाता है, उस इरिगेशन को बोलते हैं पाल्को इरिगेशन। जो पेलियो इरिगेशन है ये हमें जो हमारे वीड वगैरह है ये ग्रो हो जाते हैं सोइंग के पहले, तो उसके लिए दिया जाता है। या फिर हमारी जो मिट्टी है अगर वो बहुत ज़्यादा सूख गई है तो उसके लिए भी दिया जाता है। तो इसने हमें पूछा है कि फर्स्ट वाटरिंग किसे कहा जाता है? जो कोर इरिगेशन है उसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट वाटरिंग। और कोर इरिगेशन में जितनी डेप्थ दी जाती है उसे क्या बोला जाता है? कोर डेप्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविपेरी इज ऑब्जर्व्ड इन टोमेटो, जैक फ्रूट, पंपकिन या फिर ऑल ऑफ दिस। तो विविपेरी क्या होती है? फ्रूट के अंदर सीड जर्मिनेट हो जाता है। मुख्य गुण किसका है? तो हेलोफाइट जो हमारे लवणोद्भिद होते हैं उनका ये मुख्य कैरेक्टर है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फ्रूट हमारे हो सकते हैं। तो ये हमारा जैसा जो टोमेटो, जैक फ्रूट, पंपकिन तीनों में ही विविपेरस कंडीशन पाई जाती है। हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी। इसके अलावा हम देखते हैं जैसे हमारा जैक फ्रूट, टोमेटो, स्ट्रॉबेरी, पेपर्स, पंपकिन, एवोकेडो, सिट्रस, इन सभी में क्या पाई जाती है? विविपेरस कंडीशन पाई जाती है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। जो एग्रोस्टोलॉजी है वो किसकी स्टडी है? फ्रूट्स की, फ्लावर्स की, वेदर एंड क्लाइमेट की और ग्रासेस की। तो हमारे जो फ्रूट की स्टडी है वो हॉर्टिकल्चर के अंदर एक ब्रांच है पोमोलॉजी, उसमें की जाती है। फ्लावर्स की स्टडी हमारे हॉर्टिकल्चर की है, एक ब्रांच है फ्लोरिकल्चर। और वेदर एंड क्लाइमेट की जो स्टडी उसे कहा जाता है एग्रोमेट्रोलॉजी। और जो हमारी ग्रासेस की स्टडी है वो किसमें की जाती है? एग्रोस्टोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ग्रासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप सोइंग ऑफ अदर इन द सेम फील्ड इज नोन अस। एक क्रॉप की हार्वेस्टिंग के पहले ही खड़ी फसल में ही दूसरी फसल को ग्रो सोइंग कर देना क्या कहलाता है? सिक्वेंशियल क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग या फिर इंटर क्रॉपिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिक्वेंशियल क्रॉपिंग क्या होती है। तो सिक्वेंशियल क्रॉपिंग क्या होती है कि जो हमारी एक फसल खड़ी हुई फसल है उसकी कटाई के जस्ट बाद, उसकी हार्वेस्टिंग के जस्ट बाद दूसरी फसल को ग्रो करना क्या कहलाता है? सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है कि साइमल्टेनियसली क्या करता है, एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को लगा देना क्या कहलाता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है। इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि कोई पार्टिकुलर डिस्टेंस रखा जाता है, इसमें ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा भी दो सीड को मिक्स करके लगा दिया जाता है। ओवरलैपिंग क्रॉपिंग को हम रिले क्रॉपिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि एक क्रॉप की कटाई से पहले ही जैसे वो मैच्योर पीरियड में आती है दूसरी फसल को हम उसमें लगा देते हैं। मतलब एक क्रॉप की कटाई हुई नहीं उसके पहले हम क्या कर देते हैं, ये फर्स्ट क्रॉप थी हमारी, ये सेकेंड क्रॉप हो जाएगी हमारी, फिर हमारी ये थर्ड क्रॉप हमने यहाँ लगा देते। एक क्रॉप की कटाई के पहले ही उसके मैच्योर पीरियड में आते ही हम दूसरी क्रॉप को लगा देते हैं। इंटर क्रॉप में क्या करते हैं, हम पार्टिकुलर डिस्टेंस पे हम अलग अलग क्रॉप को लगाते हैं। जैसे व्हीट और मस्टर्ड को हम लगाते हैं 9:1 रेशो पे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरक्रॉपिंग। तो अपने को इसमें क्या पूछा है कि एक क्रॉप की कटाई के पहले ही दूसरी क्रॉप को लगा देना, तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? ओवरलैपिंग क्रॉपिंग, या अपन इसको बोल सकते हैं रिले क्रॉपिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in how many parts is drought divided in the Indian Meteorological Department? जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में IMD, उन्होंने ड्रॉट को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? तो ड्रॉट क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्रॉट क्या होता है कि जो भी हमारे क्षेत्र उसमें जितनी भी एवरेज रेनफॉल होती है उससे या तो 26% या उससे ज़्यादा जो करता है, जो रेनफॉल होती है उसका नुकसान हो जाता है, या जो नॉर्मल रेनफॉल होती है 75% से कम बारिश होना क्या कहलाता है? अपना ड्रॉट कहलाता है।
जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थे इसके बारे में हम देखते थे, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र में। स्थापना कहाँ हुई थी इसकी? कोलकाता में। अब देखिए कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है इन्होंने ड्रॉट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया। वो 3 पार्ट कौन कौन से? नॉर्मल ड्रॉट, मॉडरेट ड्रॉट और सेवियर ड्रॉट। नॉर्मल ड्रॉट सामान्य सूखा जो होता है, इसमें क्या होता है? बारिश का जो लॉस होता है वो 11 to 25% लॉस हो जाता है। मॉडरेट ड्रॉट में क्या होता है? जितनी भी बारिश हुई है उसका 26 to 50% लॉस हो जाता है। और जो हमारा सेवियर ड्रॉट है इसमें ग्रेटर देन 50%, मतलब 50% से ज़्यादा हमारी जो बारिश हुई है उसका लॉस रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सेवियर ड्रॉट। तो ये कितने हैं? 3 टाइप के। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनो एसिड्स आर कॉमनली फाउंड इन मिल्क प्रोटीन्स इंक्लूडिंग द असेंशियल एमिनो एसिड। जो हमारे जो एमिनो एसिड होते हैं हमारे, वो 2 टाइप के होते हैं, असेंशियल एमिनो एसिड और नॉन असेंशियल एमिनो। हमारा जो बॉडी है उसको 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है, जिसमें 10 क्या है? असेंशियल है और 10 क्या है? नॉन असेंशियल। नॉन असेंशियल मतलब क्या कि उन्हें हमारा जो शरीर है, हमारी बॉडी जो खुद बना लेती है। और 10 असेंशियल एसिड एमिनो एसिड का मतलब है कि उन्हें हमें बाहर से लेना पड़ता है, जैसे हम दूध के द्वारा उसको, या हमारा जो खाना वगैरह उसके द्वारा हम उनको ले लेते हैं। तो जो हमारा दूध है उसमें कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं टोटल, एसेंशियल भी और नॉन एसेंशियल को मिलाकर? 7, 12, 14 या फिर 19। तो टोटल हमारे जो दूध में अमीनो एसिड पाए जाते हैं वो 19 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल को मिलाकर। दूध में हम देखते हैं कि कौन कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड है जो मैक्सिमम पाए जाते हैं। तो ग्लूटामिक एसिड, प्रोलिन एसिड, ल्यूसीन, एस्पार्टिक एसिड, लाइसिन, वेलिन, ये सब क्या होते हैं? मैक्सिमम पाए जाते हैं अपने दूध में। और माइनर में जो मतलब बहुत कम मात्रा पाई जाती है दूध में लेकिन पाए जाते हैं, वो कौन है? सिस्टीन और मेथियोनिन। हम देखते हैं कि दूध में टोटल हमारे 20 एमिनो एसिड है, तो एक कौन सा एमिनो एसिड है जो हमारा मिल्क है उसमें अपसेंट होता है? तो वो है हमारा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो एमिनो एसिड है वो हमारे मिल्क में अपसेंट होता है। और दूध में अगर हम देखें कि जितने भी एमिनो एसिड में सबसे ज़्यादा कौन से एमिनो एसिड पाए जाते हैं, तो इसमें ल्यूसीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसके बाद में लाइसिन पाया जाता है, और सबसे कम सिस्टीन और मेथियोनिन पाया जाता है। और हमारा जो ग्लाइसिन होता है वो क्या होता है? अपसेंट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। टोटल 19 एमिनो एसिड जो होते हैं वो मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉइस्चर परसेंट इन घी। जो हमारा घी होता है उसमें मॉइस्चर परसेंट कितना होता है? ग्रेटर देन 99%, ग्रेटर देन 0.5%, 100% या नॉट मोर देन 0.5%। तो जो हमारा घी है, घी क्या होता है? तो घी क्या है? क्लेरिफाइड बटर फैट प्रिपेयर फॉर काउ और बफेलो मिल्क। एक क्लेरिफाइड बटर फैट है जो काउ, हमारी जो गाय है और भैंस है, उनके दूध से बनाया जाता है। तो हम देखते हैं कि इसमें मॉइस्चर परसेंट कितना होता है। तो इसमें जो मॉइस्चर परसेंट होता है नॉट मोर देन 0.5%। अब हम देखते हैं कि जो 99 to 99.5% इसमें जो पाया जाता है वो फैट पाया जाता है। घी जो होता है इसमें सबसे कम मॉइस्चर पाया जाता है। इसमें जो फैट होता है वो होता है 99 to 99.5%। मॉइस्चर नॉट मोर देन 0.5%। और जो फ्री फैट होता है उसमें तो कितना होता है? 0.5%। अगर हम देखते हैं कि हमें जैसे घी है जो बटर से निकाल सकते हैं अपन, क्रीम से निकाल सकते हैं। तो बटर से घी निकालने का जो टेम्परेचर है वो है 110 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड। 110 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम क्या करते हैं? बटर से घी को निकाल सकते हैं। अगर हमें क्रीम से घी निकालना है तो उसका टेम्परेचर रहेगा 110 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो हमारा घी होता है वो लिक्विड और सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो कितने टेम्परेचर पर ही हमारा लिक्विड और सेमी लिक्विड फॉर्म पर होता है? तो इस लिक्विड और सेमी लिक्विड फॉर्म में 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर घी होता है। तो हमें पूछा था मॉइस्चर परसेंट, तो मॉइस्चर परसेंट तो 0.5% से ज़्यादा नहीं होता है घी में। और 99 से 99.5% इसमें फैट पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। जो सीड एक्ट है वो कब पास हुआ था? 1963, 1966, 1969 और 1983। तो जो हमारा सीड एक्ट है वो पास हुआ था 1966 में। डेट क्या थी हमारी? 29 दिसंबर 1966 में हमारा सीड एक्ट पास हुआ था। और ये सीड एक्ट फोर्स में कब आया था? तो ये फोर्स में आया था अपना 2 अक्टूबर 1969। 2 अक्टूबर 1969 को ये जो हमारा है फोर्स में आ गया था। पास तो ये 1966 को ही हो गया था, लेकिन ये फोर्स में कब आया था? तो ये 2 अक्टूबर 1969 को आया था। हम देखते हैं कि 1963 को हमारा क्या होता है, जो हमारा नेशनल सीड कारपोरेशन है वो हमारा कब बना था? 1963, मार्च 1963 में। 1969 में हमारा क्या हुआ था? जो सीड एक्ट वो फोर्स में आया था। और जो हमारा
सीड कंट्रोल ऑर्डर है वो आया था 1983 को। 1983 को हमारा सीड कंट्रोल ऑर्डर आया था। सबसे पहले हम लाइन से अगर देखते हैं तो जो हमारा 1963 हमारा नेशनल सीड कॉर्पोरेशन आया था, 1966 को हमारा सीड एक्ट पास हुआ था और 1969 को जो हमारा सीड एक्ट है वो फोर्स में आया था। और सीड कंट्रोल ऑर्डर आया था अपना 1983 को और एक सीड ईयर सेलिब्रेट हुआ था वो हुआ था 1993 को। तो सीड एक्ट का राइट आंसर क्या रहेगा इसमें? ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट ड्यूल पर्पस ब्रीड ऑफ केटल इज। इन सब में से द्विकाजी ड्यूल पर्पस ब्रीड कौन सी है? जर्सी, थारपारकर, साहिवाल और हरियाणा। तो हमारे जो केटल है उनके अलग अलग ब्रीड है, जैसे मिल्च ब्रीड, ड्यूल पर्पस, ड्रॉड ब्रीड। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारी जो मिल्च ब्रीड है उसमें कौन कौन सी आती है? अपनी साहिवाल, रेड सिंधी, गिर और देवनी। ये हमारी क्या है? मिल्च ब्रीड है। ड्यूल पर्पस ब्रीड में आती है अपनी अंगोल, मेवाती, हरियाणा, दांगी, कांकरेज, निमाड़ी, ग्वालो, राठी और थारपारकर। और ड्रॉड ब्रीड में आती है अपनी अमृत महल, नागौरी, किल्लारी, कांग्याम, हेलिकर, मालवी, सीरी, आलमबाड़ी, पवार। और जो हमारी क्रॉस ब्रीड है उसमें अपनी करण सीड्स, करण फ्राइज और सुनंदनी आती है। तो हमको यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे ड्यूल पर्पस द्विकाजी नस्ल पूछी है। तो द्विकाजी नस्ल अपनी कौन सी है? यहाँ पे बेस्ट जो है वो है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ISS व्हाट इज द साइज ऑफ फाइन सैंड। जो फाइन सैंड होती है उसकी साइज क्या है ISS के अकॉर्डिंग? तो हम देखते हैं कि जो हमारी सोयल साइज है उसमें क्या रहेगी? 0.002 से 0.02, 0.02 से 0.2, 0.2 से 2 और ग्रेटर देन 2। तो हम देखते हैं इसमें कि ISS के अकॉर्डिंग जो हमारा सोयल साइज है उसमें हम देखते हैं क्ले के लिए साइज रहेगा लेस देन 0.002 mm, सिल्ट के लिए 0.002 से 0.02 mm, फाइन सैंड की रहेगी 0.02 से 0.2 mm, कोरासे सैंड की 0.2 से 2 mm, ग्रेवल 2 to 75 mm और जो हमारा कोबल रहता है उसकी साइज रहती है 75 to 250 mm और स्टोन की साइज रहेगी ग्रेटर देन 250 mm। तो सबसे कम क्ले की और सबसे ज़्यादा रहती है स्टोन की। अब हमसे क्या पूछा है? फाइन सैंड की जो हमारी साइज रहती है वो कितनी रहती है? तो फाइन सैंड की हमारी साइज रहती है, राइट आंसर क्या रहेगा अपना? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट का इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है वो कब मनाया गया था? 2012, 2004, 2011 और 2022। तो जो हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट है वो हमने मनाया था 2011 में। अब हम देखते हैं कि हमारे 2004 से इंटरनेशनल ईयर देखते हैं। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस था 2004, 2005 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पार्थेनियम के रूप में मनाया गया था, 2006 इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन, 2007 इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर, 2008 इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो, 2009 इंटरनेशनल ईयर ऑफ नेचुरल फाइबर्स, 2010 इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, 2011 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट, 2012 है अपना इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव, 13 है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कॉरपोरेशन, 2014 है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग, 2015 इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल एंड लाइट, 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस, 2017 इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म, 2018 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया था, लेकिन फिर इसको नेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाया गया था। 2019 इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेज, 2020 इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ, 2021 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, 2022 इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर और 2023 हमारा अभी कौन सा है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो इज द नंबर ऑफ सीड्स टू बी प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल सीड विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप इज लोवेस्ट सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो। सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो क्या होता है कि एक सिंगल सीड से नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस होना क्या कहलाता है? सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो कहलाता है। इसमें क्या पूछा है कि लोवेस्ट सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो किसका है? ग्राउंडनट का, मस्टर्ड का, पोटैटो का या फिर व्हीट का। तो जो हमारा पोटैटो है इसका सीड मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो सबसे कम होता है। कितना होता है? 1:4। अब अलग अलग क्रॉप का सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो देखते हैं। ग्राउंड नट का होता है 1:8, मस्टर्ड का होता है 1:100, सोरगम का भी 1:100, पोटैटो का 1:4, व्हीट का 1:20, पेटी का होता है 170 to 180, मेज का होता है 1:80 to 1:100, पर मिनट का 1:200,
ग्राम का 1:10 to 1:12, ब्लैक ग्राम एंड ग्रीन ग्राम का होता है 1:40, काउपी और जूट का होता है 1:100, सोयाबीन का 1:16 और कॉटन का होता है अपना 1:15। तो सबसे कम किसका है? अपना पोटैटो का 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बी इज बेस्ट फॉर डोमेस्टिकेशन, दिस बी इज नोन एज इटालियन बी। वो कौन सी बी है जो पालने के लिए, डोमेस्टिकेशन के लिए अच्छी होती है और उसे इटालियन बी के नाम से जाना जाता है? एपिस मेलिफेरा, एपिस डोरसाटा, एपिस फ्लोरिया, एपिस सेरेना। तो हमारी जो एपिस मेलिफेरा है इसे यूरोपियन बी, इटालियन बी कहा जाता है और ये डोमेस्टिकेशन के लिए सबसे अच्छी होती है। देखते हैं कि हमारी जो बी है इसकी 5 स्पीसीज है। एपिस डोरसाटा जो है ये रोग बी को कहा जाता है। एपिस सेरेना इंडिका इंडियन हाई बी को कहा जाता है। एपिस फ्लोरिया है अपनी लिटिल बी या ड्वार्फ बी। एपिस मेलिफेरा यूरोपियन या इटालियन बी, और जो अपनी मेलिपोना इरिडिपेनिस है ये है डेमर बी। अब हम देखते हैं कि जो हमारी सबसे अच्छी डोमेस्टिकेशन के लिए रहती है वो होती है अपनी एपिस, जो अपनी एपिस मेलिफेरा है इटालियन भी सबसे अच्छी होती है। कितना करती है? एक साल में 35 किलोग्राम पर ईयर, मतलब एक छत्ते में एक साल में 35 किलोग्राम तक हनी प्रोड्यूस करती है। हमारे जो एपिस डोरसाटा ये रोग भी है, ये सबसे बड़ी होती है साइज में, और ये क्या करती है 36 किलोग्राम हनी पर कॉम पर ईयर करती है। लेकिन क्या होती है, डोमेस्टिकेशन के लिए अच्छी नहीं होती, इसका माइग्रेन बहुत ज़्यादा होता है, ये एक जगह पर टिकती नहीं है, तो ये क्या होता है हम इसको पाल नहीं पाते हैं। जो एपिस सेरेना है वो 3 से 5 किलोग्राम हनी प्रोड्यूस करती है। एपिस फ्लोरिया 200 ग्राम से 2 किलोग्राम। और जो हमारी इनकी साइज़ की हम बात करें तो जो हमारी एपिस मेलिफेरा है यूरोपियन बी, ये हमारी इंडियन बी से तो बड़ी होती है, पर हमारी जो रोग बी है एपिस डोरसाटा इससे छोटी होती है। और ये कितना हनी प्रोड्यूस करती है? 35 किलोग्राम पर कॉम पर ईयर, जिसका राइट आंसर क्या है? एपिस मेलिफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ornamental plants are generally the indicator crop for the deficiency of which among the following nutrients। जो हमारे ornamental plant होते हैं वो कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के लिए इंडिकेटर क्रॉप के रूप में काम करते हैं? जिंक, आयरन, पोटेशियम और सल्फर। तो जो हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट है वो आयरन की डेफिशिएंसी के लिए इंडिकेटर के रूप में काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जिंक है वो कौन कौन से हमारी क्रॉप में डेफिशिएंसी का इंडिकेटर रहेगा? मेज, पेडी, सिट्रस, टोमेटो, पोटैटो और बीन्स। अगर इनमें जिंक की कमी हुई तो ये इंडिकेटर का काम करेंगे। आयरन जो है हमारा ऑर्नामेंटल प्लांट अकेशिया, यूकेलिप्टस, गूसबेरी, सुगर केन, सोरघम और सिट्रस का इनकी इंडिकेटर क्रॉप है ये। पोटेशियम की इंडिकेटर क्रॉप है मेज, लूसन, कॉटन, पोटैटो, बनाना और कुकर बीट। सल्फर की इंडिकेटर क्रॉप कौन सी है? अपनी लूसन, क्लोवर, सीरियल और टी जो है हमारी सल्फर की इंडिकेटर क्रॉप है। तो हमें यहाँ ऑर्नामेंटल क्रॉप प्लांट के लिए पूछा था, उसका राइट आंसर क्या रहेगा? अपना ऑप्शन बी, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राईलैंड एरिया आर दोस विच रिसीव एन एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ। ड्राईलैंड एरिया किसे कहा जाता है जहाँ पर एनुअल रेनफॉल कितनी होती है? ग्रेटर देन 750 mm, ग्रेटर देन 1125 mm, लेस देन 500 mm, ग्रेटर देन 1000 mm। तो हमारा जो ड्राईलैंड है, ड्राई फार्मिंग है, इसको 3 भागों में बांटा गया है, ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग। जो ड्राई फार्मिंग क्या होती है? जहाँ पर जो हमारी रेनफॉल है वो लेस देन 750 mm होती है, 750 mm से कम बारिश होती है, तो अपन उसको बोलते हैं ड्राई फार्मिंग। ड्राईलैंड फार्मिंग किसे कहा जाता है? जहाँ पर जो बारिश है 750 mm से 1150 mm के बीच में होती है। और जो रेनफेड फार्मिंग है वहाँ पे जो बारिश होती है वो 1150 mm से ज़्यादा होती है। जो हमारी ड्राई फार्मिंग है वो एरिड रीजन में की जाती है, ड्राईलैंड फार्मिंग सेमी एरिड रीजन में, और रेनफेड फार्मिंग ह्यूमिड रीजन में की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ड्राईलैंड पूछा है हमने। ड्राईलैंड फार्मिंग जो होती है ग्रेटर देन 750 mm टू लेस देन 1150 mm। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया डेट पाम इज हार्वेस्टेड एट विच स्टेज। जो हमारा इंडिया है, भारत में जो डेट पाम खजूर है उसकी हार्वेस्टिंग कौन से स्टेज पे की जाती है? तो जो डेट पाम है इसकी जो मैच्योरेशन की स्टेज वो 4 है। कौन कौन सी? गंडोरा, डोका, डेंग और पिंड। जो हमारी गंडोरा है इसका एक और नाम है चिमरी। यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट स्टेज है। यहाँ पर क्या होते हैं, जो फ्रूट होते हैं वो हार्ड और ग्रीन कलर के होते हैं। डोका जो है इस स्टेज को खलाल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे फ्रूट हार्ड होते हैं और येलो पिंक कलर के होते हैं। येलो पिंड जो होते हैं, डेंग जो होती है उसे रुताब के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे फ्रूट सॉफ्ट हो जाते हैं और ये एडिबल स्टेज है। पिंड को टेमर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे क्या पूरी तरह से राइप हो जाते हैं या 60 to 84% इसमें TSH होता है, ये भी एडिबल स्टेज है।
सबसे ज़्यादा जो सॉफ्ट रहेंगे हमारे वो बीन स्टेज में रहेंगे और सबसे ज़्यादा हार्ड जो रहते हैं हमारे वो गंडोरा स्टेज में रहती है। जो हमारी डोका स्टेज है इसी पर हम इंडिया में हार्वेस्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सेकेंड, डोका स्टेज। यहाँ पे क्या हो जाता है कि जून से अगस्त के टाइम पे हम इसको हार्वेस्ट करते हैं। 70 to 80% मॉइस्चर जब होता है तब हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये छुआरा जो बनाए जाते हैं उसके लिए भी बेस्ट स्टेज, छुआरा बनाने के लिए भी इसी स्टेज पे हम क्या करते हैं? डोका स्टेज पे ही उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। तो इंडिया में डोका स्टेज पे की जाती है हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हु इज द फर्स्ट पर्सन टू गिवन द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट? जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट है वो अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। तो वो कौन सी वैज्ञानिक है जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट दिया है? डी कैंटोले, कोपेन, ट्रोल और थर्डवेट। तो हमारे जो डी कैंटोले इन्होंने सबसे पहले जो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट दिया था 1900 AD में। ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था? वेजिटेशन के बेस पे क्या किया था? क्लासिफिकेशन दिया था क्लाइमेट का। जो हमारे कोपेन है इन्होंने 1936 में क्लाइमेट को 5 ग्रुप में डिवाइड किया था बेस्ड ऑन वेदर एलिमेंट। वेदर एलिमेंट के बेस पे इन्होंने 5 ग्रुप में उनको डिवाइड किया था। जो ट्रोल है हमारे, इन्होंने 1965 में जो क्लासिफिकेशन दिया था, इनके द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया था वो सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। जो हमारी एग्रीकल्चर पर्पस है उसके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल किसका क्लासिफिकेशन माना जाता है? ट्रोल का। और जो हमारे ट्रोल का जो क्लासिफिकेशन है उसको ही हमारे इक्रिसेट हैदराबाद के द्वारा भी अपनाया गया है। थ्रॉन्टवेट ने जो दिया था वो प्रेसिपिटेशन ऑफ इफेक्टिवनेस, सीजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, उसके बेस पे इन्होंने क्या किया था? जो हमारा क्लासिफिकेशन है क्लाइमेट का वो दिया था। लेकिन जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन दिया क्लाइमेट का वो कौन थे? हमारे डी कैंटोले। नेक्स्ट है, वीड सीड डिस्पर्जल बाय आंट इज नोन अस। जो आंट है उसके द्वारा वीड सीड को डिस्पर्जल किया जाता है, फैलाया जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोकोरी, बेरेकोरी, मिर्मिकोकोरी या फिर ऑटोकोरी। तो हमारा जो वीट का सीड है उनका डिस्पर्जल 2 टाइप से होता है, एबायोटिक डिस्पर्जल और बायोटिक डिस्पर्जल। एबायोटिक डिस्पर्जल मतलब क्या कि जो हवा के द्वारा या फिर पानी वगैरह के द्वारा वो एबायोटिक में आ जाएंगे, और जो हमारे जंतु वगैरह के द्वारा हो गए बायोटिक डिस्पर्जल। एबायोटिक डिस्पोजल हम देखते हैं कि अगर विंड के द्वारा हो रहा है तो वो एनिमोकोरी, वाटर के द्वारा डिस्पोजल हो रहा है तो वो हाइड्रोकोरी, और अगर ग्रेविटी के द्वारा डिस्पोजल हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं बेरेकोरी। बायोटिक डिस्पोजल में हम देखते हैं कि आंट के द्वारा हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं मिर्मिकोकोरी। अगर सेल्फ डिस्पोजल हो रहा है मतलब वो खुद ही फैल रहा है तो उसको अपन बोलते हैं ऑटोकोरी। अगर वो, और एक होता है जूकोरी। जूकोरी 2 टाइप के होते हैं, एंडोजूकोरी, इपीजूकोरी। अगर एनिमल के द्वारा होता है उसको बोलते हैं जूकोरी। अगर एंडोजूकोरी क्या होता है कि एनिमल जो है उसने वीट वगैरह खा लिया, उसके एक्क्रेटा, जैसे उसने इस खेत पे वीट वगैरह खाए और दूसरी फील्ड पे जाके उसने उसका एक्क्रेटा निकाला, तो उसके एक्क्रेटा जो वीट फैलते हैं उसको बोलते हैं अपन एंडोजूकोरी। और एक्सोजूकोरी क्या होता है, इपीजूकोरी क्या होता है कि उसकी जो एनिमल है उसके आउटसाइड बॉडी पर चिपक कर चले गए तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इपीजूकोरी। एक होता है अपना एंथ्रोपोकोरी। एंथ्रोपोकोरी क्या होता है? ये ह्यूमन मीडिएट डिस्पर्जल होता है, मतलब ह्यूमन के द्वारा कहीं चिपक कर वगैरह या पहुंच उनके हाथ वगैरह से पहुंच गए तो उसको अपन बोलते हैं क्या? एंथ्रोपोकोरी। तो इसको इसमें अपन ने पूछा है आंट के द्वारा, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मिर्मिकोकोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बल्क डेंसिटी ऑफ सिल्टी लोम टेक्सचर सॉइल? जो हमारी सिल्टी लोम टेक्सचर सॉइल है उसकी बल्क डेंसिटी क्या रहेगी? तो हम अलग अलग क्लासेस हैं हमारे, उसके लिए हम देखते हैं क्या रहेगी, 1.3, 1.1 या 1.6, 1.5। जिसमें हम देखते हैं टेक्सचर क्लासेस की हम बात करें, सैंडी सॉइल की जो बल्क डेंसिटी रहती है वो होती है 1.6, लोमी सॉइल की 1.4, सिल्टी लोमी सॉइल की रहती है 1.3, और जो हमारी क्ले सॉइल है उसकी रहती है 1.1। इसमें हमें क्या पूछा है? सिल्टी लोम सॉइल की। तो सिल्टी लोम सॉइल की अपनी कितनी रहेगी बल्क डेंसिटी? 1.3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 1.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेस्टिकेशन ऑफ सीप स्टार्टेड एट। जो हमारी सीप है, भेड़ है, उसका डोमेस्टिकेशन कब स्टार्ट हुआ था? 700 BC, 8700 BC, 6000 BC, 10,000 BC। अब जो गोट स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 7700 BC। तो 7700 BC हमारे गोट का हुआ था, 8700 BC में सीप का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था, और 6000 BC में अपना केटल एंड पिग, जो हमारे केटल और पी के इनका डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था। और 10,000 BC में जो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ डॉग का, हंटिंग पर्पस से जो ईरान और इजराइल में डॉग का जो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था? 10,000 BC में। तो हमें यहाँ पे सीप का पूछा था, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सेकेंड, 8700 BC। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।